हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने आधुनिक भारत के इतिहास में हमने 2 टॉपिक अब पहला और दूसरा कंप्लीट कर दिए हैं। भौगोलिक खोज और नए मार्गों की खोज के कारण, और दूसरा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये दोनों हो गए टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं, तीसरा टॉपिक है 18वीं सदी में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य। तो देखते हैं 18वीं सदी में जो राज्य थे, छोटे-छोटे राज्य, ये मुगलों के बाद में छोटे-छोटे राज्य बन उभर कर सामने आए, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, नीचे हैदराबाद, मराठा साम्राज्य, मद्रास। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 18वीं सदी में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य, टॉपिक ये है। इसके हम 3 पक्ष देखेंगे: राजनीति, समाज और संस्कृति और अर्थव्यवस्था। ये यहाँ पे थे मराठा, यहाँ पे मैसूर राज्य, यहाँ पे आपका बंगाल हो गया, और यहाँ पे ये आपका अवध हो गया। यही महत्वपूर्ण राज्य थे। यहाँ पे बात करें तो ये हैदराबाद है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से, जो भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं 18वीं सदी में भारतीय राजनीति पिछली शताब्दी जैसी केंद्रीकृत नहीं रही, जैसे मुगलों ने संभाला था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी उत्तर मुगल शासक हुए, वो सब निर्बल साबित हुए और भारत को एकजुट रखने में कामयाब नहीं रह पाए। तो मुगलों की विरासत पर अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, मराठे, पंजाब, सिंध और राजपूत, ये राज्य उभर कर सामने आए। ये सभी राज्य आपस में संघर्ष रहते रहते थे, जिससे भारतीय राजनीति शक्ति कमजोर हुई। अब बात करते हैं उत्तर मुगल जो शासक थे कौन कौन थे, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो ये 1707 से 1857 के बीच जो भी उत्तर मुगल शासक थे, जैसे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, इसको शाह ए खबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह की बात करें तो 1712 से 13, इसको लंपट मूर्ख को कहा जाता था। तीसरा आता है फारूक सियर, जिसका टाइम पीरियड है 1713 से 1719, इसको घृणित कायर कहा गया है फारूक सियर को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में कि घृणित कायर किस उत्तर मुगल शासक को कहा जाता है, इस तरीके से बात करते हैं। उसके बाद रफी उद दरजात, जो 1719 में, ये बस 4-5 महीने को ही शासक बना। उसके बाद रफी उद दौला 1719, ये भी 2-3 महीने के लिए बना। उसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, वे 1719 से 1748 तक इसका टाइम पीरियड रहा। उत्तर मुगल शासकों की बात करें तो मोहम्मद शाह ही ऐसा था जिसने सर्वाधिक शासन किया था। रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये मैंने इस वजह से टिक किया है कि मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह फिर गद्दी पे बैठा, जो 1748 से 54 के मध्य है। फिर अहमद शाह का बेटा आलमगीर सेकंड, ये 1754 से 59 के बीच गद्दी पे बैठा। उसके बाद आलमगीर सेकंड का बेटा शाह आलम सेकंड गद्दी पे बैठा 1759 से 1886, सॉरी 1806। उसके बाद अकबर सेकंड बैठा 1806 से 1837 के बीच। और ये बहादुर शाह सेकंड, ये अंतिम मुगल उत्तर मुगल शासक था, और उसके बाद इसको निर्वासित कर दिया था। आगे बात करते हैं 18वीं सदी में कोई भी मुगल शासक मुगलों जैसा सक्षम साबित नहीं हुआ। इस काल में मुगल राजनीति में गुटबाजी की राजनीति प्रारंभ हो गई। कई सारे गुटों की चर्चा मिलती है, जैसे हिंदुस्तानी गुट, जो सैयद बंधु और अली बंधु का नेतृत्व करते थे। एक था ईरानी गुट, सआदत खां या सवादत खां नेतृत्व किया। और तुरानी गुट निजा जो था निजामुल मुल्क हैदराबाद। तो ये क्या करते थे, ये जो गुट थे, ये अपनी मनपसंद के बादशाहों को बैठाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। इन्हीं गुटों के कारण मुगल शासक कमजोर हुए। गुटों के शक्तिशाली सरदारों ने पसंद के बादशाह की नियुक्ति कराने के लिए दखलंदाजी की। इससे मुगल दरबार गुटबाजी का अखाड़ा बन गया। और इसी समय में बात करते हैं जब छोटे छोटे राज्य ये आपस में एक तरफ संघर्षरत रहते थे, दूसरा मुगलों की बात करें तो इन गुटों की वजह से मुगल शासक कमजोर हुए। उसी का फायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण किए। किसने? पहला आक्रमण नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली में कत्लेआम मचाने वाला बादशाह जब कहा जाता है। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में हुआ था। उत्तर उस टाइम पे मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ये काल में ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। मुगलों को कमजोर पाकर इसने दिल्ली में काफी लूटपाट मचाई, और ये अपने साथ जो शाहजहां का तख्ते ताउस था और कोहिनूर हीरा भी अपने पास ले गए। तो बात किया जाए कि शाहजहां का तख्ते ताउस
इस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाही था। आगे बात करते हैं दूसरा, ये हो गया अहमद शाह अब्दाली। ये 1747 से 1767 तक इसने कई बार हमले किए। कौन था? नादिर शाह का सेनापति था। इसने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसे रोकने में मुगल जो शासक नाकाम रहे। इस समय मराठे भी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। अब क्या हुआ, मुगलों ने, शासकों ने मराठों को बुलाया रक्षा करने के लिए, और इसी के बीच होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। कब? 1761 में। ये इसका परिदृश्य है पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया भाई? एक तरफ तो ये था नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ मराठा के बीच लड़ा गया। मराठा को जो सेनापति था उस टाइम पे सिर्फ ये विश्वास राव था, लेकिन जो वास्तविक सेना की जो वास्तविक कमांड सदाशिव भाव के हाथ में थी। इस वजह से इनमें आपस में ही विरोध था। ये भी एक कारण माना जाता है ये अहमद शाह अब्दाली से हार का मराठों की। दोनों में आपसी मनमुटाव था। इस समय मराठों का जो पेशवा था, अब पूछ ले के पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। क्या था कारण, क्या था इसका? अहमद शाह अब्दाली द्वारा किस वजह से जीत? तो इसने संचार मार्ग को बाधित कर दिया, इस वजह से मराठों की हार हुई। अब जानते हैं ये पानीपत में मराठों की हार के क्या कारण रहे। तो ये वैसे टॉपिक है, उसका मेंस में जरूरत पड़ती है। लेकिन पहला तो यही था कि आपसी मनमुटाव, दूसरा है कि ये आपसी मनमुटाव, दूसरा ये दो जो राज्य थे आपस में संघर्ष रहते रहते एक दूसरे को दबाने की कोशिश। दूसरा जाट सूरजमल का एक बयान था, उसके सलाह को इन्होंने नकार दिया, ये भी एक कारण था। आगे बात करें, ये मराठे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने में माहिर थे, लेकिन इन्होंने मैदान में कोई तरीका नहीं ढूंढा कि हाँ किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए। ये भी एक कारण था पानीपत में हार का। आगे बात करते हैं प्रमुख राज्यों की। तो बात करें पहला अवध की। अवध राज्य यह 1722 से 1858। स्थापना किसने की? तो इसकी सयादत खां बुरहानुल मुल्क, जिन्हें 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसी ने को अवध के जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद को बनाया। कालक्रम में आने वाले शासक की बात करें सआदत खां के बाद, तो उसके बाद बैठा अवध का नवाब बना सफदरजंग, उसके बाद शुजाउद्दौला और आसफदौला। आसफदौला ने ही फैजाबाद से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया था। बात करते हैं वाजिद अली शाह, 1822 में से अवध के नवाब थे। वह 10वें नवाब थे और ये अंतिम नवाब भी माने जाते हैं अवध के। तो अवध का एरिया आज के यूपी और नेपाल के एरिया में भी पड़ता है थोड़ा। अवध के विलय की बात करें तो अवध का विलय वाजिद अली शाह एक योग्य शासक थे, लेकिन ब्रिटिश निवासी और जो कंपनी के अधिकारी थे वो उनकी अक्षमता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट दी, ब्रिटिश निवासियों ने और कंपनी के अधिकारियों ने। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर कब्जा करने का एक मौका मिल गया। तो 7 फरवरी 1856 को किसने? लॉर्ड डलहौजी ने कथित तौर पर आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को पद मुक्त कर दिया, और ये डलहौजी की हड़प नीति के अनुरूप था। बस ये तो एक बहाना लगाया कि हाँ आंतरिक कुशासन, जिसके अनुसार किसी राज्य में कुशासन भी हो तो अंग्रेज उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अवध राज्य पर फरवरी 1856 में कब्जा कर लिया गया। आगे बात करते हैं बंगाल की। तो ये आपका आ गया बंगाल, टेरिटरी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल 1717 से 1751। बंगाल की बात करें, केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाते हुए दो असाधारण व्यक्ति कौन कौन थे? मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां। इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था मुगलों से। मुर्शिद खां कुली खां की मृत्यु कब हुई? 1727 में हो गई, और उसके बाद जो दामाद थे सुजाउद्दीन ने 1739 तक बंगाल पर शासन किया। अली वर्दी खान ने सुजाउद्दीन के जो सरफराज खान को पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी और उसी वर्ष खुद को नवाब घोषित कर दिया। आगे अली वर्दी खान ने 1740 से 56 तक शासन किया। उसके बाद सुजाउद्दौला आया,
जिसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ। आगे हम टॉपिक जब कर्नाटक युद्ध, प्लासी मध्य और ये मैसूर मराठा, इनके युद्ध देखेंगे तो उन युद्धों को हम एक साथ देखेंगे। प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। ये हो गया आपका बंगाल राज्य। आगे बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी द्वारा बीजापुर सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के शासन के खिलाफ विद्रोह की एक श्रृंखला से लगाया जा सकता है। ये एक हिंदवी स्वराज के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जन्म की बात करें तो 10 अप्रैल 1627 को पूना में, हाँ पूना में एक जगह का है ये शिवनेर दुर्ग, यहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम बात करें तो शाहजी भोसले थे। माता के नाम जीजाबाई था। इनकी दो पत्नी थी, एक था साईबाई निम्बालकर और दूसरा तुकाबाई मोहित। इनके पुत्रों के नाम की बात करें तो दो पुत्र थे, एक था राजा राम और दूसरा था संभाजी, जो औरंगजेब की कैद में था। शिवाजी का राज्य सेवक की बात करें तो इन्होंने 1674 में बनारस के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। ये भी कई बार पूछा कि गंगा भट्ट कहाँ के निवासी थे जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। ये बनारस के, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम भी पूछ लेता कभी कभी, तो कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक गुरु का नाम की हम बात करें तो रामदास थे। इनकी भाषा, राजभाषा क्या थी? राजकीय भाषा मराठी थी। ये आ गए आपके शिवाजी, जिन्होंने शासन किया 1674 से 80 के बीच। उसके बाद संभाजी आए, जिन्होंने 1689 से, ये गलत लिखा हुआ, 1680 से और 89 के मध्य शासन किया। फिर राजा राम आए। राजा राम ने 1689 से 1700 के बीच शासन किया। राजा राम के बाद ताराबाई आई, जो 1707 से 1707 शासन किया। अब जान लेते हैं उत्तर मुगल एक तरफ थे और दूसरी तरफ मराठे। जो साहू जी महाराज थे, इनका टाइम पीरियड 1707 से 49। जब आगे पीछे बोला था, साहू जी औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही साहू जी आज़ाद हो जाते हैं। मृत्यु उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह ने, किसने? बहादुर शाह ने उनको कैद से मुक्त कर दिया। उसके बाद ये मराठा बाद पहुंचे, जहां पर ताराबाई अपने छोटे से बेटे को लेकर के शासन कर रही थी। तो मराठाबाद पहुंचने के बाद ताराबाई से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष इन्हें करना पड़ा साहू जी, ये जिसमें पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, जो ज़्यादा विश्वास रखते थे मराठा शासकों पर। ये पेशवा एक एज ए प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते थे उस समय। इस सहयोग से इन्हें सफलता भी मिली। लेकिन साहू के काल में मराठा राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। क्या कि मराठा शासक जो थे वो एक नामात्र के शासक रहे, और जो पेशवा थे, वो जो राजनीतिक नेतृत्व था, वो पेशवा या प्रधानमंत्री के हाथ में आ गए। आगे 3 पेशवा हो गए जो निम्न है, देखते हैं कौन कौन। पहले ये आए बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 20 तक पेशवा रहे। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40, और उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 61। वो पानीपत युद्ध का जो तृतीय युद्ध में था, इसमें हार के बाद छत्रपति का पेशवा का पद बना रहा, लेकिन मराठा राजनीति में क्षेत्रीय सरदारों का उद्भव हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मराठा कौन कौन से क्षेत्रीय सरदार हुए। कौन कौन से थे भाई? एक थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, धार के पवार और बड़ौदा के गायकवाड़। ये सभी मिलकर के, आगे हम जब पूरा जस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब मिलकर के वो छत्रपति ये राज्य को संभालते थे और वो केंद्र में शासक रहते थे। अब मराठा प्रशासन की हम बात करें तो मराठा प्रशासन एक संघीय राज्य के जैसा था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय सरदार केंद्रीय शासक के साथ जुड़े हुए थे। इनके प्रशासन का ढांचा निम्न था। जैसे बात करें केंद्र सबसे ऊपर, तो केंद्र में छत्रपति शासक, और दूसरा इनके साथ में मंत्री परिषद थी, जिसमें अष्टप्रधान थे। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन मंत्री थे और क्या क्या कौन कौन से उनको विभाग मिले हुए थे। बात करें प्रांतों की, तो ये मराठा सरदार जो आपको ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, धार और बड़ौदा, ये प्रांत थे इस समय पर। उसके नीचे प्रांतों को जिले में बांटा गया था और जिलों को गाँव में बांटा गया, और गाँव का जो मुख्य प्रशासक था उसको महत्तर कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए।
आगे बात करते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान की। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। जैसे इनमें कौन कौन थे, जैसे पेशवा, पहले पीछे भी बताया, पेशवा को प्रधानमंत्री की भूमिका, सर ए नौबत सेनापति, अमात्य राज्य मंत्री, वाक्यान्वित सूचना मंत्री और गुप्तचर विभाग संभालते थे। चिटनीस ये चिट्ठी या डाक विभाग का कार्य संभालते थे। सुमंत ये विदेश मंत्री थे। पंडित राव धार्मिक कार्य को देख रेख करने वाले, और न्यायाधीश न्यायालय से संबंधित कार्य देखते थे। अब मराठा राजस्व व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। तो भूमि कर, जिसको आटा कहा जाता था उस समय पे, ये मराठा राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत था, जो किसानों से सीधे नगद में वसूला जाता था। ठीक है। मराठा भूमि कर की दरें गांव की आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती थी। कभी जैसे कहीं पर बारिश अच्छी होगी तो वहां पे पैदावार अच्छी हो, और उस हिसाब से वहां से कर वसूला जाता था। ठीक है। आगे बात करते हैं चौथ। तो ये मराठा राज्य को ये गैर मराठा क्षेत्रों से, यानी जो भी मुगल उस टाइम पे शासन कर, उत्तर मुगल, तो उत्तर मुगल के जो भी राज्य थे उनसे लूटपाट और हमले से बचने के लिए एक कर लिया जाता था। कौन लेते थे? मराठे। ठीक है। गैर मराठा क्षेत्रों से ये जो भू राजस्व का लगभग 1/4 हिस्सा या 25% बोल सकते हैं इसको, 25% कर चौथ मिल लेते थे। दूसरा सरदेश मुखी, ये था जो मराठा छत्रपति थे अपने सभी सरदारों, मराठा जो सरदार थे इनमें प्रधान होने के कारण उनकी उनसे उनकी आय का 10% हिस्सा लेते थे। बात करते हैं सरजामी प्रथा, ये भी भू राजस्व से संबंधित है। ये मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। वतन भूमि एक टर्म है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्या किससे संबंधित है। महाराष्ट्र, यह शिल्पकारों को दी गई भूमि थी। और ये काठी प्रणाली दरअसल भूमि को नाप और जोत के नापने के लिए एक काठी प्रणाली का राजस्व प्रणाली थी ये भी, जिसमें भूमि के प्रत्येक भाग को काठी या रोड से मापा जाता था, उसी के हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। आगे बात करते हैं शिवाजी संबंधी अन्य तथ्य। तो इन्होंने जो उपाधि धारण की, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी उपाधि धारण की शिवाजी ने, तो छत्रपति की धारण की, शाककर्ता की धारण की, क्षत्रिय कुलवंत की धारण की, हैंडव धर्मोधारक की धारण की। अभी इनसे रिलेटेड शिवाजी ने जो जो युद्ध लड़े उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है प्रतापगढ़ का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? ये शिवाजी और जो आदिल शाही वंश था पीछे पड़ाया था, आदिल शाही सेनापति अफजल खां के मध्य हुआ था। दूसरा पावनखिंड का युद्ध 1660, मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और दूसरी तरफ आदिल शाही जो सेनापति ये चेंज हो गया था, और ये आ गया सिद्दी मसूद। ठीक है। सूरत का युद्ध 1664 में हुआ। किस किस के बीच? एक तरफ शिवाजी खुद कमान संभाल लेते, दूसरी तरफ मुगल कप्तान इनायत खां के मध्य हुआ। आगे बात करते हैं पुरंदर का युद्ध 1665, ये मुगल और मराठा के मध्य लड़ा गया। और इसी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि भी हुई थी, जिसमें जो राजपूत राज्य थे उन्होंने संधि कराई। किस किस के बीच हुई थी भाई? पुरंदर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ, ये जो शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। सिंहगढ़ का युद्ध की बात करें 1670 में, शिवाजी के सेनापति तानाजी मासूलकर, इन पे एक मूवी भी बनी हुई है। और दूसरी तरफ मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ के मध्य हुआ। और संगमनेर का ऐसा ये युद्ध था जिसमें शिवाजी ने अंतिम बार नेतृत्व प्रदान किया था, ये 1679 में हुआ। शिवाजी द्वारा अंतिम नेतृत्व इसमें किया गया। आगे बात करते हैं कुछ दूसरे राज्यों की। तो हैदराबाद की बात करें तो इस राज्य की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क या आसफ जहाँ भी कहा जाता है, ये चिनकलीज खां इन्होंने की थी। तो ये हो गया निजाम डोमिनियन क्षेत्र एरिया। कर्नाटक की बात करें तो इस टाइम पे ये कर्नाटक एरिया, इसकी स्थापना किसने की? सादुतुल्ला खान ने की। आगे बात करें मैसूर राज्य की, तो यहाँ पर वाडियार वंश का शासन था, लेकिन एक छोटे से सिपाही से और शासक बनने तक हैदर अली ने इस पर कब्जा कर लिया और नए राज्य मैसूर की स्थापना की। सिंध की बात करें ऊपर के एरिया में, तो यहाँ पे अमीरों का शासन था। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर रणजीत सिंह ने राज्य स्थापित किया। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में जब युद्ध कर्नाटक युद्ध या मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं राजपूताना राज्य की। तो इसमें कई छोटे छोटे राज्य आते थे राजस्थान के, आज के राजस्थान में, जैसे अजमेर, आमेर, मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़। इनमें आमेर एक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसके शासक थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने कई जगह पे जंतर मंतर की स्थापना की। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे जंतर मंतर की स्थापना। तो ये कहाँ कहाँ कराई? दिल्ली में कराई, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन और मथुरा में। आगे बात करते हैं 18वीं सदी का समाज की। तो सामाजिक व्यवस्था उसी टाइम की परंपरागत बनी रही जो मुगलों के टाइम पर थी। हिंदू समाज में वर्ण जाति व्यवस्था बनी हुई थी। सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, पर्दा प्रथा, ये जारी रहे। मुस्लिमों में बात करें तो मुस्लिमों में भी उस टाइम पर ऊंच नीच पाई जाती है। अशरफ जो उच्च कुल के मुस्लिम थे और लड़ाई दंगों इन सब से दूर रहते थे। दूसरा अजलफ, ये निम्न कुल के थे, निम्न स्तरीय। और इन ये उच्च कुल के इनसे नफरत करते थे, अजलाफ लोगों से। पतदाम एक प्रथा रही है कि विधवा के पुनर्विवाह पर लगा गया एक कर था ये पतदाम। ये हो गया आपका समाज। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो अगली वीडियो डलेगी ये मराठा साम्राज्य पे ही डलेगी। जो इससे रिलेटेड जितने भी 18वीं शताब्दी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग टॉप 20 क्वेश्चन में बनाऊंगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बना करके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि इससे आने वाले जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू।